हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने लैंग्वेज 2 लिया था। 2019 जो जुलाई का पेपर है उसमें हम सीडीपी कर चुके हैं, हिंदी कर चुके हैं। अब हम इंग्लिश देखेंगे, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज 2 वालों के लिए यहाँ पे आप देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 121 to 128 बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द अदर डे आई रिसीव्ड एन अनयूजुअल एंड वेरी ग्रेटिफाइंग गिफ्ट। ये पैसेज आपको पढ़ना है, ठीक है। पैसेज बहुत केयरफुली पढ़िएगा और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स हमको करने हैं। अब यहाँ पे है द अदर डे आई रिसीव्ड एन अनयूजुअल एंड वेरी ग्रेटिफाइंग गिफ्ट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? कुछ दिन पहले, ठीक है। अदर डे मतलब कुछ दिन पहले मुझे एक असामान्य और बहुत संतोषजनक उपहार मिला। अनयूजुअल मतलब असामान्य और ग्रेटिफाइंग मतलब बहुत संतोषजनक, ठीक है। आई वॉज गिवन अ ट्री, मुझे क्या मिला था? एक पेड़ दिया गया। और रेदर आई वॉज गिवन हाफ ऑफ ए डोजन ऑफ ट्रीज, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि मुझे आधा दर्जन पेड़ जो है वो दिए गए थे। विच वुड बी प्लांटेड ऑन माई बिहाफ, जो मेरी ओर से लगाए जाएंगे। आई हैड बीन इन्वाइटेड टू गिव अ टॉक टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया गया था। आफ्टर सच इवेंट्स द स्पीकर इज यूजुअली गिवन ए टोकन गिफ्ट। ये सब स्पीच जब होती हैं या फिर ऐसे आयोजनों के बाद जो स्पीकर होता है उसको आमतौर पर हम एक उपहार देते हैं, ठीक है, या फिर उपहार दिया जाता है। समटाइम्स द गिफ्ट इज दैट ऑफ ए पेन और समथिंग यूजफुल। कई बार क्या होता है, पेन भी हो सकता है या फिर कोई उपयोगी चीज हो सकती है। क्लियर? ऑफन द गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेक और सिमिलर कॉमेमोरेटिव टोकन, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम पेन दे देते हैं या फिर कुछ उपयोगी चीज होती है। बेसिकली ये जो उपहार होता है या फिर ये जो गिफ्ट दी जाती है वो एक स्मारक या फिर पट्टिका के रूप में होती है, ठीक है। कॉमेमोरेटिव मतलब स्मारक, ठीक है, और प्लेक मतलब पट्टिका। हाउएवर वेल मेंट सच गिफ्ट्स आर डेस्टाइन्ड टू गैदर डस्ट इन फॉरगॉटन कॉर्नर्स, ठीक है। चाहे वो कितनी भी लाइव चीज क्यों ना हो, लेकिन ऐसे उपहार जो होते हैं वो समय के साथ धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं और किसी कोने में वो धूल खा रहे होते हैं। विच इज वाई आई वॉज अग्रीवली सरप्राइज टू बी गिवन ए स्क्रॉल विच अटेस्टेड दैट इन ए designated plantation established for the purpose 6 trees would be added in my name as part of the green movement being sponsored by the organization, ठीक है। विच इज वाई मतलब कितना भी सजीव क्यों ना हो, वो समय के साथ आप अवार्ड बुला दोगे अगर आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीज मिलेगी और फिर वो कोने में धूल खा रही होती है। इसी वजह से, ठीक है, यहाँ पे ऑथर क्या बोलता है, विच इज वाई, इसी वजह से मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब एक सुखद अनुभूति होती है ना, कि मुझे क्या दिया, एक स्क्रॉल दिया गया जिसमें ये चीज प्रमाणित की गई थी कि मेरे नाम पे एक विशेष वृक्षारोपण क्षेत्र में 6 पेड़ लगाए जाएंगे और ये उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हरित आंदोलन यानी कि ग्रीन जो मूवमेंट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन आंदोलन जो है उसका हिस्सा था, ठीक है। मतलब ऑथर इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुए। इन एन इंक्रीजिंगली एनवायरमेंटली कॉन्शियस वर्ल्ड, जो तेजी से पर्यावरण के प्रति जो दुनिया सचेत हो रही है उसमें द गिफ्ट ऑफ ए लिविंग ट्री और प्लांट मेक्स फॉर ए परफेक्ट प्रेजेंट। जब आप एक जीवित पेड़ या पौधा जो उपहार के रूप में देते हो तो वो क्या है, आइडियल विकल्प बन जाता है, ठीक है। It becomes a perfect present. The tradition of giving and receiving gift has been increasingly become a highly evolved marketing exercise. ये जो ट्रेडिशन है ना, उपहार देना या फिर गिफ्ट लेना, ये परंपरा बहुत ज्यादा विकसित अभ्यास बन चुकी है। मतलब लोगों ने अब इसको डेली लाइफ का एक हिस्सा मान लिया है। Apart from festivals like Diwali, Holi, Christmas, Eid and others, a whole new calendar of celebratory events has been created to promote the giving of gifts. दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस, ईद या फिर दूसरे त्योहार के अलावा उपहार देने को बढ़ावा देने के लिए जो अलग अलग फेस्टिवल्स हैं उनका एक नया कैलेंडर तैयार कर दिया गया है। अब वो नए कैलेंडर में क्या क्या चीजें हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे, सो ऑन एंड ऑन। अब मदर्स डे ऐड कर दिया, फादर्स डे है, टीचर्स डे है, वैलेंटाइंस डे है, थैंक्स गिविंग डे है, और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं उनको नए कैलेंडर में ऐड कर दिया गया है। What do you give to people? आप लोगों को क्या देते हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, पेरेंट्स हो, एम्प्लॉयज हो, क्लाइंट्स हो, वेल विशर्स हो, who have more or less everything, जिनके पास सब कुछ है, मतलब अपना कमाया हुआ उनके पास हर चीज है, ठीक है।
और एट लीस्ट एवरीथिंग दैट यू कुड अफोर्ड टू गिव देम ए गिफ्ट, ठीक है, या कम से कम वो सब कुछ जो आप उनको गिफ्ट देने में खर्च उठा सकते हो। दूसरी शर्ट दोगे या फिर दूसरा कोई कुर्ता दोगे, अनदर बॉटल ऑफ सेंट, परफ्यूम की कोई बोतल दोगे, और आफ्टर शेव, ठीक है, या फिर शेव जो होता है, शेव के जब हम शेविंग कर लेते हैं जेंट्स लोग, तो उसके बाद जो बोतल यूज होती है वो दोगे, अनदर बॉक्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का कोई डिब्बा दोगे, अनदर एनी अदर, या फिर वही कुछ और, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आंसर जो हैं वो बताने हैं। वॉट यूजुअली हैपन्स टू द गिफ्ट्स ही और शी रिसीव्स, क्या होता है जब वो गिफ्ट जो है उनको रिसीव करते हैं, उन गिफ्ट्स के साथ एग्जैक्टली क्या होता है। ही यूजेस देम इफ ही नीड्स देम, he gives them away as gifts to other, they are put away and forgotten, he keeps them religiously as mementos। तो उन गिफ्ट्स के साथ ऑथर क्या करते हैं, they are put away and forgotten। जब भी हमें कोई गिफ्ट मिलती है तो गैदर डस्ट इन फॉरगॉटन कॉर्नर्स, बाय द टाइम क्या होता है उन पे धूल जमती रहती है और सब लोग उनको भूल जाते हैं, ठीक है, वो उनको यूज नहीं करते, अगर जरूरत होती है तो गिफ्ट जो होती हैं वो हम किसी दूसरे को सरका देते हैं। ही कीप्स देम रिलीजियसली एज मोमेंटम्स, मोमेंटो जो होता है याद के तौर पे उनको रखा जाता है, नहीं, वो कोने में पड़े पड़े धूल खा रहे होते हैं और एक टाइम के बाद उनको सब भूल जाते हैं। The gift received by the writer was a marketing exercise, environment friendly, very expensive, gathering dust in a corner। तो यहाँ क्या है, उनको क्या था, पेड गिफ्ट में मिला था, तो यहाँ क्या होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली गिफ्ट जो है वो राइटर को रिसीव हुई थी। ना तो ये मार्केटिंग एक्सरसाइज थी, ना ही ये बहुत महंगा था, और ना ही ये कोने में पड़ा पड़ा डस्ट खाता। वाई डू यू नॉट वेरी मच केयर फॉर इट वेन यू रिसीव ए शर्ट और ए कुर्ता एज ए गिफ्ट, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल क्यों नहीं होते जब आपको एक शर्ट या कुर्ता जो है वो गिफ्ट में मिलता है। द गिवर हैड ए स्पेंड लॉट ऑफ मनी, जो देने वाला है, गिवर मतलब देने वाला, उसने बहुत ज़्यादा मनी जो है वो खर्च की होगी। यू ऑलरेडी हैव सो मैनी ऑफ देम, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। यू डोंट लाइक द कलर, यू वर नॉट आस्क्ड अबाउट योर चॉइस, या तो आपको कलर पसंद नहीं आता या फिर आपकी चॉइस के बारे में आपसे नहीं पूछा गया था। क्यों, क्योंकि हम क्यों केयर नहीं करते, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ देम, आजकल सबके पास इनफ सामान होता है, इसलिए लोगों को इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। द वर्ड ग्रेटिफाइंग मीन्स एनोइंग, सेटिस्फाइंग, गिविंग, फोर्टिफाइंग। फोर्टिफाइंग मतलब किसी भी किले की किलाबंदी करना, गिविंग मतलब किसी को कुछ देना, सेटिस्फाइंग मतलब जब आप किसी भी चीज को लेके सेटिस्फाई हो जाते हो, संतुष्टि होना, एनोइंग मतलब किसी को इरिटेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटिफाइंग जो है उसका मतलब आपसे पूछा है, तो इसका मतलब होता है सेटिस्फाइंग, ठीक है, ग्रेटिफाइंग मतलब संतोषजनक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई रिपीट, ग्रेटिफाइंग मतलब संतोषजनक, ठीक है, पैसेज की पहली लाइन में ही है, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द वर्ड डेस्टाइन मीन्स, डेस्टाइन मतलब जब आपकी नियति डिसाइडेड होती है, जहां पे आपको पहुंचना होता है, फेटेड, डिसाइडेड, डेक्लाइन, डिपार्टेड। डिपार्टेड मतलब द ट्रेन हैज बीन डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी है। डिक्लाइन मतलब किसी भी चीज को मना कर देना, द ट्रांजेक्शन हैज बीन डिक्लाइंड। डिसाइडेड मतलब किसी भी चीज को लेकर निर्णय लेना। फेटेड मतलब जो नियति में पहले से होता है, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग क्लॉज, अब हमें बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच इसमें कौन सा है। विच इज वाई आई वॉज अग्रीवली सरप्राइज्ड, इसी वजह से मैं एग्रीवली बहुत ज्यादा सरप्राइज था। प्रिपोजिशन है विच, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रिपोजिशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें बताना है। तो विच इज वाई, इसी वजह से आई वॉज एग्रीवली सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज हुआ था। अब विच जो है वो क्या है, विच यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन, ठीक है, क्यों, क्योंकि आई जो है उसके डिनोट में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, विच इज वाई आई वॉज एग्रीवली सरप्राइज्ड, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था, तो यहाँ क्या होगा, नाउन के बदले प्रोनाउन, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए। एडजेक्टिव जो किसी चीज को, जो फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच हैज एन एरर इन इट, अब हमें बताना है कि किस पार्ट में जो है वो एरर है, ठीक है। योर क्लेम आउट टू सक्सीड, इन दैट केस द डैमेजेस विल बी सबस्टेंशियल, ठीक है। योर क्लेम आउट टू सक्सीडेड इन दैट केस, तुम्हारा क्लेम जो है वो सक्सीड हो सकता था उस केस में। द डैमेजेस विल बी सब्सटेंशियल, जो डैमेज है वो मैनेज रहेंगे। अब आपको बताना है कि कहाँ पे इसमें गलती हुई है, ठीक है। योर क्लेम आउट टू सक्सीड इन दैट केस,
द डैमेजेस एंड विल बी सब्सटेंशियल। तो यहाँ जो मिस्टेक है दैट इज टू सक्सीड इन दैट केस। ठीक है, इसमें जो है वो मिस्टेक है। सो द ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज द राइटर वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही वॉज गिवन। जो राइटर है वो बहुत ज्यादा थ्रिल्ड, मतलब जब आप किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हो, जब उन्हें क्या दिया गया था, अ ट्री, 6 ट्रीज, अ प्लाक एंड पेन। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा अ प्लाक। जो पट्टिका सी है वो इन्हें दी गई थी। ठीक है, पट्टिका मतलब जो गले में कई बार हम पहनाते नहीं है, दैट इज कॉल्ड पट्टिका। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हमको दूसरा पैसेज पढ़ना है और उसके बारे में बताना है कि क्या जो है वो यहाँ पे इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 129 to 135। With more than 3,000 languages currently spoken, English undoubtedly is amongst the richest of all the languages। वर्तमान में 3,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं एंड अनडाउटेडली मतलब निस्संदेह अंग्रेजी जो है वो सभी भाषाओं में सबसे समृद्ध भाषा में से एक है। ठीक है, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी लिस्ट अबाउट हाफ ऑफ ए मिलियन ऑफ वर्ड्स विच ओनली 2 लाख आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें लगभग 5 लाख वर्ड्स जो हैं वो सूचीबद्ध हैं, लेकिन उनमें से 2 लाख शब्द हैं जो यूजुअली यूज में आते हैं। दिस इज बिकॉज द बैलेंस ऑफ 3 लाख वर्ड्स आर टेक्निकल एंड नॉट फाउंड इन ऑर्डिनरी डिक्शनरी। क्योंकि जो बाकी के 3 लाख वर्ड्स हैं ना वो बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं और यूजुअली हमारा जो सामान्य शब्दकोश है उसमें वो नहीं पाए जाते। द ओनली लैंग्वेज दैट कैन कम नियर इंग्लिश इज चाइनीज। एकमात्र भाषा जो अंग्रेजी के करीब आ सकती है वो क्या है, चाइनीज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द रिचेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश ऑल्सो बोस्ट ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन, सेकेंड ओनली टू मैंडेरिन चाइनीज। सबसे समृद्ध भाषा होने के अलावा, ठीक है, रिचेस्ट लैंग्वेज मतलब सबसे अमीर भाषा, समृद्ध भाषा होने के अलावा इंग्लिश इस चीज पे भी प्राउड करती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं जो हैं उनमें से ये एक है, जिनमें ये केवल जो मैंडरिन चाइनीज है उसको पीछे छोड़ती है। दिस रिमार्केबल अचीवमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट वी ऑल लव टू डू, कॉपी। ये जो अद्भुत उपलब्धि है वो सिर्फ एक कारण की वजह से है, और वो क्या है जो हम सभी को करना पसंद है, दैट इज नकल करना। सिएस्टा फॉर एग्जाम्पल इज द स्पेनिश ओरिजिन। अगर हम सिएस्टा शब्द देखें तो वो स्पेनिश मूल का है। ठीक है, स्पुतनिक यू मस्ट बी अवेयर एज ए रशियन वर्ड। जो स्पुतनिक वर्ड है वो रशियन वर्ड है। रेस्टो इज फ्रॉम फ्रांस, रेस्टो फ्रांसिस वर्ड है। सुपर फ्रॉम जर्मनी, सुपर जो है वो जर्मनी से है। इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द जीनियस ऑफ ड्रामा विलियम शेक्सपियर, यहाँ तक कि ड्रामा का जो जीनियस है विलियम शेक्सपियर, उनके जन्म से पहले जीनियस और ड्रामा शब्द जो है वो कहाँ से अपनाए गए थे, जीनियस एंड ड्रामा वर अडेप्टेड फ्रॉम द ग्रीक। क्लियर? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग इफ इंग्लिश हैज एनीथिंग ओरिजिनल अबाउट इट। अब जो है हम सोच रहे होंगे कि इंग्लिश जो है उसमें ऐसा क्या है जो मेन है या फिर मूल है। वेल, फाइंड इट आउट। अब अगर इसे हम जानने की कोशिश करें, डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वी यूज इन आवर डेली लाइफ। हम कभी हमने जानने की कोशिश की कि हम अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश के कितने अलग अलग वर्ड्स जो हैं उनको यूज करते हैं। ट्राई टू गेस एंड देन रीड ऑन। अगर हम अनुमान लगाने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़े, अ मॉडर्न नोवेलिस्ट हैज ए वोकेबलरी ऑफ एनीवेयर बिटवीन 10 to 15,000 वर्क। एक आधुनिक जो उपन्यासकार होता है उसका जो डिक्शनरी होती है, जो शब्दकोश होता है, उसमें 10,000 से 15,000 के शब्द के बीच का भंडार होता है। विलियम शेक्सपियर, ठीक है, फादर ऑफ नाटक यानी कि फादर ऑफ प्ले, यूज्ड 30,000 वर्ड एंड द ओनली राइटर टू कम क्लोज टू हिम वाज जेम्स जॉयस इन द अलेसिस। जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने अपने लेखन में 30,000 शब्दों का यूज किया था और उनके क्लोज पहुंचने वाले एकमात्र लेखक कौन थे, जेम्स जॉयस, और उनके उपन्यास का नाम क्या था, उलिसस। ठीक है, वी नॉर्मली हैव ए वोकेबलरी ऑफ अबाउट 10,000 वर्ड्स ऑफ विच ओनली 5,000 आर यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। क्यों? आमतौर पर हमारे पास लगभग 10,000 शब्द होते हैं, लेकिन हम केवल 5,000 शब्दों का यूज करके अपनी डेली की लाइफ में बात करते हैं। दिस लीड्स टू ए लिमिटेड वेराइटी ऑफ वर्ड। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं उनमें एक लिमिटेशन आ जाती है, उनकी जो वेराइटी है वो सीमित हो जाती है। दिस इज बिकॉज वी रिपीट ए लॉट ऑफ वर्ड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कई शब्दों को बार बार दोहराते हैं। इन कन्वर्सेशन एंड इन राइटिंग इट इज द ट्राई काउंटिंग इट इन दिस आर्टिकल एंड यू विल हैव प्रूफ ऑफ इट।
बातचीत और लेखन में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है ना, वो है द। इसे जितना ज्यादा आप गिनने की कोशिश करोगे आपको इस चीज का प्रूफ मिल जाएगा। हम बहुत बार होता है कि द वर्ड को यूज करते हैं। लेट सपोज अगर हम फंबल कर रहे हैं या फिर बोलने में कई बार हमें प्रॉब्लम होती है तो भी हम द वर्ड जो है उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 129। इन आवर एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज ए लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। हमारा जो डेली का कन्वर्सेशन है उसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स को यूज करते हैं। क्यों? Our vocabulary is unlimited. We are not a genius like Shakespeare. Everybody is not highly educated. We repeat a lot of words. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वी रिपीट ए लॉट ऑफ वर्ड्स। हम जब डेली रूटीन में बात करते हैं ना या डेली बेसिस पे बात करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट करते हैं। वोकेबलरी जो होती है वो हमारी अनलिमिटेड नहीं होती, थोड़ी लिमिट में रहती है। वी आर नॉट ए जीनियस लाइक शेक्सपियर, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? वी रिपीट ए लॉट ऑफ वर्ड्स। क्लियर? हाउ मेनी वर्ड्स आर यूजुअली यूज्ड बाय इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। कितने वर्ड्स हैं जो सामान्यतः एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन यूज करता है? 3000, 5000, 10,000 एंड 15,000। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो 5000 वर्ड्स हैं वो एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन जो है वो यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफनली यूज किया जाता है? ए, द, इज और वन। अभी हमने पढ़ा था कि ऑफनली यूज होने वाला वर्ड कौन सा है? द, जिसे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा प्रिय होती है या फिर बहुत ज्यादा अद्भुत कोई चीज होती है। दैट इज एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग मतलब जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा प्यारी लगती है और बहुत इनक्रेडिबल होती है। रिमीडियल मतलब उपचारात्मक। रिमेनिंग मतलब जब कोई चीज बची रह जाती है। ऑप्शनल मतलब जो दूसरे ऑप्शंस में होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 133। द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब जो सामान्य लोग होते हैं। इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम। यूजुअल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल एंड लाइबल। ठीक है, लाइबल मतलब किसी भी काम को करने के योग्य। यूजुअल मतलब सामान्यतया। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। स्पेशल मतलब जो सबसे अलग हटके हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी का अपोजिट स्पेशल। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो यहाँ पे अलग है? डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट। क्या आपने कभी भी इस चीज को मालूम करने की कोशिश की? ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है और वर्ब है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये क्या है? एडवर्ब। एवर जो होता है ना वो क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। इट मॉडिफाइज द वर्ब। ठीक है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ट्राई करना क्या है यहाँ पे? डिड यू एवर ट्राई। ट्राई मतलब किसी भी चीज को कोशिश करना, किसी भी चीज का ट्राई करना। तो ये क्या है? वर्ब है। अब जो एवर है वो क्या कर रहा है? एक्शन का जो फ्रेम है, टाइम ऑफ फ्रेम है, उसको इंडिकेट कर रहा है। डिड यू एवर ट्राई, क्या आपने कभी भी कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर 1। इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज। जो इंग्लिश है वो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और यूज की जाने वाली लैंग्वेज है वर्ल्ड में, क्योंकि शेक्सपियर हैज रिटन इन इंग्लिश। इट इज द रिचेस्ट लैंग्वेज। इट हैज टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। इट हैज 500,000 ऑफ वर्ड्स इन इट। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इट हैज टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश में स्पेनिश लैंग्वेज भी है, ग्रीक लैंग्वेज भी है और दूसरी मैंडेरिन चाइनीज लैंग्वेज भी है। तो सारी लैंग्वेजेस जो है वो इंग्लिश में मर्ज अप है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट। अब यहाँ से क्या है? आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सो लेट्स सी इट। कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकस ऑन। जो सीसीई है उसका पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, सतत और समग्र मूल्यांकन। तो जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है ना, ये पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है। जैसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो पूरे साल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे को टाइम टू टाइम आप फीडबैक देते हो, कहाँ टीचर को इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ बच्चा को लर्न करने की जरूरत है, आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, दैट इज फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव, आउटकम एंड अचीवमेंट बेस्ड असेसमेंट। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3। जो कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है ना ये इनफॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मल असेसमेंट कौन सा होता है आपका? समेटिव असेसमेंट।
ये इनफॉर्मल है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का, ठीक है। क्योंकि जब 4 FA होते हैं तो ईयर एंड में 2 समेटिव असेसमेंट भी लिए जाते हैं। एक समेटिव असेसमेंट कब होता है, FA1 और FA2 के बाद। एक समेटिव असेसमेंट कब होता है, FA3 और FA4 के बाद। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या है, दिस इज इनफॉर्मल एंड दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ये रचनात्मक होता है और ये समाकलनात्मक। प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू, पढ़ने से पहले की जो एक्टिविटी होती है क्लास में वो किस लिए होती है, इट कैन कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग नेक्स्ट। जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ आप चीजों को कनेक्ट कर देते हो जिससे कि वो जो नेक्स्ट पढ़ने वाला है उसको पढ़ने में उसको इजी रहे। बिल्कुल सही है। कनेक्ट लर्नर्स विद वन अनदर, नहीं, हमें लर्नर को कनेक्ट नहीं करना है एक दूसरे के साथ। इनेबल लर्नर्स टू नो व्हाट द स्टोरी विच दे वुड रीड अहेड, नहीं, प्री रीडिंग एक्टिविटी में ये नहीं होता है कि बच्चे जो हैं वो कनेक्ट कर पाए कि आगे वो क्या पढ़ने वाले हैं। ऑल ऑफ दीज नहीं। तो यहाँ 137 में करेक्ट आंसर है जो प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले की जो एक्टिविटी होती है उसमें बच्चे को ये बताया जाता है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ चीजों को कनेक्ट करके हम नई चीज जो है उसको कैसे पढ़ सकते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। पेडागोजिकल ग्रामर इज, जो पेडागोजिकल ग्रामर होती है यानी कि शिक्षा शास्त्रीय व्याकरण जो है, दैट इज ग्रामर ऑफ पेडागोजी, ग्रामर फॉर टीचर्स, grammar in context to connect grammar points with real life context, grammar with formal rules to be applied while writing। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये पेडागोजी की ग्रामर नहीं होती, ना ही टीचर्स की ग्रामर होती है, ना ही इसमें फॉर्मल रूल्स होते हैं जो सिर्फ लिखते वक्त काम आए, बल्कि जो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें बच्चा किस तरीके से ग्रामर को यूज करके कम्युनिकेट करता है, कैसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट को आपस में रिलेट किया जाता है या फिर कॉन्टेक्स्ट को आपस में कनेक्ट करके बच्चे को पढ़ाया जाता है। What are these words known as? The, of, and, a, to, that, it, with, but, yes, they, she, he। साइड वर्ड्स, फॉर्म वर्ड्स, यूज वर्ड्स, अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है, अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो काम नहीं आते हैं, ठीक है। फॉर्म वर्ड्स कौन से होते हैं, जो किसी भी चीज को बनाने में हेल्प करते हैं, और जब वो किसी भी चीज को बनाने में हेल्प करते हैं तो मीनिंग जो है उसका वो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्म वर्ड्स मतलब जो किसी सेंटेंस को बनाते हैं, फॉर्म मतलब बनाना, उस केस में मीनिंग जो होता है वो इजीली फाइंड आउट होता है। यूज वर्ड्स मतलब जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स मतलब जिनका कोई भी यूज नहीं होता। तो ये क्या है, साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स कौन से होते हैं, साइट वर्ड्स जो होते हैं जो बच्चे को बिना किसी झिझक के इंस्टेंटली जो है साउंड पहचानने में मदद करते हैं। ये हमेशा लिखे हुए टेक्स्ट में यूज होते हैं, रेगुलर या इरेगुलर दोनों टाइप के वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। क्लियर। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से होते हैं, बेसिकली जो साइट वर्ड्स होते हैं ना वो बच्चे को रीडिंग में हेल्प करते हैं जिससे कि उनकी जो फ्लुएंसी है वो क्या है, बनी रहे। क्लियर। और बच्चे की जो समझ है, फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ, ये दोनों चीजें बच्चे की बनी रहे। क्लियर। तो यहाँ पे साइट वर्ड्स जो हैं दैट इज द करेक्ट आंसर। अ टीचर गिव्स ए पजल टू हर क्लास 8th स्टूडेंट, एक टीचर है जिसने बच्चे 8 के जो बच्चे हैं उनको क्या दी, पजल दी, एंड आस्क्ड देम टू सॉल्व इट बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट, और उनको सॉल्व करने के लिए कहा बोल बोल के कि कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया। What is this strategy known as? Speaking aloud, think aloud protocol, listening and picture reading। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, बच्चे को पजल दी, ठीक है, फिर उनको बोला कि अब इसको सॉल्व करो, लेकिन कैसे सॉल्व करना है, बोल बोल के, जिससे कि क्लास के और बच्चे भी उसको सुन पाए। इस केस में क्या होता है, आप जो भी सोचते हो, आपके दिमाग में जो भी चलता है उसको लाउडली जो है वो बाहर मतलब क्लास में जो है वो बोला जाता है। थिंक अलाउड मतलब सोच के किसी भी चीज को लाउडली बोलना, दैट इज थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। स्पीकिंग अलाउड किसी भी चीज को जोर से बोल के बताना। लिसनिंग मतलब जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं तो ना तो ये होगा ना ये होगा। पिक्चर रीडिंग मतलब जब आप पिक्चर को रीड करते हो, दैट इज इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहले उसने सोचा है फिर उसने लाउडली उस चीज को बताया है, दैट इज थिंक अलाउड प्रोटोकॉल।
संस्कृत इन इंडिया टुडे इज ए, आज के टाइम पे जो संस्कृत है इंडिया में उसका क्या है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है और क्लासिकल लैंग्वेज भी है, रिलीजियस लैंग्वेज भी है और हिंदू लैंग्वेज है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है कि संस्कृत जो है वो आज के टाइम पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी है और एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है। ऑब्वियसली संस्कृत हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, टफ लैंग्वेज होती है, कई जगह रिलीजियस जो वर्क होता है वहाँ यूज़ की जाती है, लेकिन साथ के साथ आजकल हम मॉडर्नाइजेशन जो है उसमें भी संस्कृत को यूज़ करते हैं। अब आपने बहुत सारे रैपर देखे होंगे, बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे देखे होंगे जिनमें संस्कृत को यूज़ किया जाता है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। A teacher of class 7 asked her student to read a short story and comes to the class. She asked them to discuss the major points of the story in groups and present them to the whole class. What is this reading known as? एक टीचर है जिसने कक्षा 7 के बच्चों को एक शॉर्ट स्टोरी जो है उसको पढ़ने के लिए कहा और फिर बोला कि क्लास में आओ। फिर उसने उनको बोला कि जो मेजर पॉइंट्स हैं इस स्टोरी के उनको क्लास में क्या करो, डिस्कस करो, लेकिन ग्रुप्स में, और प्रेजेंट देम टू द होल क्लास, और फिर पूरी क्लास जो है उसको वो ग्रुप जो पॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट करो। इस टाइप की रीडिंग को क्या बोलते हैं? इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग विद ए पर्पस, रीडिंग फॉर थिंकिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्यों? एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है ना दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्किमिंग। स्किमिंग मतलब जिस्ट ऑफ द मैटर। जब आप किसी भी मैटर का एक सार जो है उसको निकालने के लिए किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मतलब सरसरी निगाह से जब आप किसी भी चीज को देखते हो दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग जो होती है ना दैट इज स्कैनिंग। हम एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए जब बहुत डीपली किसी चीज को पढ़ते हैं दैट इज इंटेंसिव रीडिंग। रीडिंग विद ए पर्पस, जब आप किसी उद्देश्य के लिए किसी चीज को पढ़ते हो तो वो क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है। रीडिंग फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए जब आप पढ़ते हो ये भी क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? शॉर्ट स्टोरी दी गई थी बच्चों को, ठीक है, मेजर पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने थे, तो बच्चा सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी उसको देखेगा, दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग, और फिर पूरी क्लास में वो टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इंग्लिश डजंट फाइंड इट्स प्लेस एज ए, जो इंग्लिश है वो अपना प्लेस नहीं पाती। कैसे? फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, सेकंड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम, थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंग्लिश जो है ना उसका क्या स्पेस नहीं रहता है, इंग्लिश को कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज स्कूल करिकुलम में नहीं कंसीडर किया जाता। क्यों? क्योंकि जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ने क्या किया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। ठीक है, जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था इसमें पहली जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? हमेशा मदर टंग रहेगी। आप बच्चे को क्या कीजिए, उसकी मदर टंग में ही पढ़ाइए लिखाइए जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करे, चीजों को प्रॉपर तरीके से वो समझ पाए। सेकेंड लैंग्वेज जो है वो क्या रहेगी? या तो हिंदी रहेगी या फिर इंग्लिश रहेगी। ठीक है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनमें हिंदी रहेगी, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है उनमें इंग्लिश रहेगी। जो थर्ड लैंग्वेज है वो बच्चा जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहे दैट इज देयर थर्ड लैंग्वेज, या फिर बाहर की कोई भी लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या होता है? इंग्लिश कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो स्कूल करिकुलम में काउंट नहीं हो सकती। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू। बॉटम अप का मतलब होता है जब आप नीचे से ऊपर तक किसी अप्रोच को फॉलो करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डिकोड मैसेजेस, मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू सेंटेंसेस। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर। अब आप मान लीजिए आपको कोई भी चीज या कोई भी मैसेज है जो समझने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होती है? साउंड होती है, जिसे हम फोनोलॉजी बोलते हैं। साउंड से हम कहाँ जाते हैं? वर्ड्स की तरफ, जहाँ शब्द का फॉर्मेशन होता है। वर्ड से हम कहाँ जाते हैं? फ्रेजेस की तरफ, जो छोटे छोटे से सेंटेंस बनते हैं। फिर हम कहाँ जाते हैं? क्लॉज की तरफ, और क्लॉज से ऊपर हम कहाँ जाते हैं? सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे आके क्या होता है? ये बॉटम टू अप अप्रोच, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर अप बॉटम अप्रोच पूछे या फिर टॉप डाउन अप्रोच पूछे तो हम सेंटेंस से कहाँ आते हैं? साउंड की तरफ। ठीक है, डिकोड द ओवरऑल मैसेज ऑफ द डिस्कोर्स एंड मूव डाउन द माइक्रो लेवल यूनिट्स। नहीं, जब आप पूरा मैसेज जो है उसको डिकोड कर दोगे और नीचे की तरफ आओगे तो ये कौन सी होती है? टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें मीनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है।
एनकोड ऑल द साउंड्स फ्रॉम द स्पीकर टू लिसनर, नहीं, हमें एनकोड नहीं करना है, मतलब हमें मैसेज जो है उसका पता नहीं लगाना है स्पीकर से लिसनर तक। यूज मल्टीपल वेज टू डिकोड द मैसेजेस, नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो मैसेज है उसको हमें कैसे डिकोड करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। पहले साउंड को समझ के वर्ड बनाने हैं, वर्ड से फ्रेजेस, फ्रेजेस से क्लॉज, और क्लॉज के बाद सेंटेंसेस। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी नोन एज इन रीडिंग, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसे हम पढ़ने में काम में लेते हैं। द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली, जो टेक्स्ट होता है उसे बहुत धीरे तरीके से पढ़ा जाता है। एंड इन डिटेल टू गेट द जिस्ट और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसका जो ओवरऑल सेंस है उसको मालूम करना, और जो जिस्ट है उसको मालूम करने के लिए हम डिटेल में उसको पढ़ते हैं। स्कैनिंग जो होती है ना, दैट इज इंटेंसिव रीडिंग। स्कैनिंग मतलब डीपली किसी भी चीज को पढ़ना। समराइजिंग मतलब जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा उसको शॉर्ट रूप में आप उसको समझते हो। स्कीमिंग मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग, जहां पे हम जिस्ट ऑफ द मैटर जो है उसको मालूम करते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब पाड़ या ढांचा निर्माण, ये लेव वाइगोत्स्की ने जो टर्म है वो यूज की थी, जहां पे आप बच्चे को शुरुआती मदद देते हो। अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट जो है उसको धीरे धीरे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको डिटेल लेनी है टू गेट द जिस्ट और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। तो यहां इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्कीमिंग। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन जिस्ट जहां भी आ जाएगा, जिस्ट मतलब किसी भी स्टोरी, किसी भी निबंध, किसी भी चीज का जब हमको सार निकालना होता है दैट इज स्कीमिंग। यही अगर होता कि आप किसी पर्टिकुलर पीस को ढूंढने के लिए पूरा डीपली पढ़ रहे हो, दैट कुड बी स्कैनिंग। अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7th, एक टीचर जो है उसने अपने बच्चों से पूछा क्लास 7 के to refer to the textbook of history and find a theme which can be connected with English language text for writing an essay। कक्षा 7 के जो बच्चे हैं उनसे टीचर ने कहा कि हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है उसको क्या करो, आप रेफर करो, और एक थीम जो है उसको खोजो जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कनेक्ट हो सकती है किसी भी एक ऐसे को लिखने के लिए। What is this practice known as? Language and social science learning, language across the curriculum, language in learning, language and history integrated learning। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जब आपका जो भी करिकुलम होता है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करके जब आप एक लैंग्वेज को बनाते हैं दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। यहाँ पे टीचर ने रेफर कौन सी बुक करने को कहा है, हिस्ट्री। थीम ढूंढनी है जो किससे कनेक्ट होगी, इंग्लिश की लैंग्वेज से, जिससे कि हम एक ऐसे जो है उसके ऊपर लिख सकें। तो यहाँ क्या हुआ, करिकुलम जो है उसमें लैंग्वेज जो है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लैंग्वेज इन लर्निंग, यहाँ कोई अधिगम नहीं हो रहा है। लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग, यहाँ पे भाषा और सामाजिक विज्ञान जो है उसको हमें एक करके नहीं पढ़ना है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स मीन्स, जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है वो हमेशा क्या होता है, एक रिसोर्स की तरह काम करता है। क्यों, लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस इन स्कूल, स्कूल जो है उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है उनको सीखने में हेल्प करता है। यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज ए स्ट्रेटेजी इन स्कूल, लर्नर्स की जो लैंग्वेज है उसको यूज करना स्कूल में एक स्ट्रेटेजी की तरह। टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू कंटेंट लर्निंग, जो लैंग्वेज होती है उनको प्रमोट करना कंटेंट लर्निंग के थ्रू। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा जहां पे हम लर्नर की जो लैंग्वेज होती है उसको यूज करते हैं एज ए स्ट्रेटेजी इन द स्कूल। जो स्कूल है उसमें एक स्ट्रेटेजी के तौर पे हम लर्नर्स की लैंग्वेज को मल्टीलिंगुअलिज्म के तौर पे यूज करते हैं, जो एक रिसोर्स की तरह काम में आता है, जहां पे सारे बच्चे अपने आप को सिक्योर फील कर पाते हैं। नेक्स्ट इज 148, मैच द टाइप ऑफ राइटिंग। टाइप ऑफ राइटिंग है विद देयर करस्पॉन्डिंग कैटेगरी, उनकी कैटेगरी के साथ। पर्सनल राइटिंग क्या होता है, स्टडी राइटिंग क्या है, क्रिएटिव राइटिंग क्या है और पब्लिक राइटिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पर्सनल राइटिंग क्या होती है, जब आप कोई डायरी मेंटेन करते हो। आपने कई लोगों को देखा होगा अपना डेली रूटीन डायरी में लिखते हैं, जो उनके साथ होता है वो डायरी में लिखते हैं। तो दिस इज योर पर्सनल राइटिंग। ठीक है, स्टडी राइटिंग क्या होती है, सिनॉप्सिस राइटिंग। ठीक है, स्टडी राइटिंग मतलब जब आप पढ़ने के लिए कुछ नोट्स बनाते हो तो हम क्या करते हैं, समराइज फॉर्म में चीजों को लिखते हैं। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, ट्रेवल लॉग।
ठीक है। जब आप ट्रेवल करते हो या कहीं पे भी आप कोई भी चीज घूम के आ चुके हो, उस चीज को जब आप क्रिएटिव तरीके से कहीं लिखते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेवल लॉग। पब्लिक राइटिंग क्या होती है? लेटर ऑफ कंप्लेन। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कोई कंप्लेन है, वाटर बिल में कोई कंप्लेन है, तो हम पब्लिकली एक नोट लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक राइटिंग। तो यहां क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स। 149 है, एक टीचर है जिसने अपनी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड किया। कैसे? 5-5 के ग्रुप में उसने डिवाइड किया। अलोकेट्स डिफरेंट थीम्स टू द ग्रुप। अब उसने क्या किया? अलग अलग थीम जो है वो ग्रुप को डिवाइड कर दी। द ग्रुप हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द थीम। जितने भी ग्रुप हैं उनको थीम के बेसिस पे क्या करना है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एंड राइट रिपोर्ट्स टू बी प्रेजेंटेड टू द क्लास। और रिपोर्ट लिखनी है और उस रिपोर्ट को क्लास में प्रेजेंट करना है। व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज? इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, राइटिंग वर्क और रिसर्च। ऑब्वियसली इसको क्या बोला जाएगा? प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रुप्स में डिवीजन हुआ है। ठीक है, ग्रुप्स में डिवीजन करने के बाद अलग अलग थीम मिली है सारे ग्रुप को, वो ग्रुप उस थीम पे काम करेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करेगा, जितनी भी थीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट बनेगी और फिर उस रिपोर्ट को उन्होंने क्लास में प्रेजेंट करना है। तो ये क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क मतलब जहां पे आप एक्टिवली इंगेज होते हो, चीजों को खुद से आप कलेक्ट करते हो। ठीक है, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। रिसर्च प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स। जो प्रोसेस अप्रोच होती है, क्रियात्मक जो अप्रोच होती है किसी भी चीज को लिखने में, वो क्या इन्वॉल्व करता है? ठीक है, मतलब आप किस प्रोसेस से किसी भी चीज को लिखते हो। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, कोई भी ट्रेवल ब्लॉग लिखा या कुछ भी लिखा। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आउटलाइनिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, रिवाइजिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, फाइनल राइटिंग से पहले ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड फाइनल राइटिंग, आउटलाइनिंग होती है, रिवाइजिंग होती है, फाइनल ड्राफ्ट लिखते हैं, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, रिवाइजिंग एंड डेवलपिंग द फाइनल ड्राफ्ट। जब किसी भी चीज को आप लिखते हो ना, या फिर राइटिंग में जो एग्जैक्ट प्रोसीजर होता है, उसमें सबसे पहले होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सबसे पहले आप अपने दिमाग में चीजों को करते हो कि ये चीज होगी तो कैसे होगी, कैसे हम क्या करेंगे, फिर हम उसकी क्या करते हैं? आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसे लिखा, इफ आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप सबसे पहले दिमाग में चीजों को सोचोगे कि कैसे हम इस चीज को लिख सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेट रहेगा। फिर हम एक आउटलाइन बनाते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। फिर हम उस चीज को रफली ड्राफ्ट करते हैं कि हम इस तरीके से एक चीज लिखी जा सकती है। फिर हम उस चीज को क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ चेंज होने की जरूरत है। फिर हम प्रूफ रीडिंग देखते हैं कि क्या चीज कहाँ गलत हुई है, कौन सी स्पेलिंग गलत हुई है, कहाँ क्या आर्टिकल छूट गया है। फिर हम वापस ड्राफ्ट करते हैं जिससे कि फाइनल राइटिंग हो सके, और फिर क्या होता है? प्रिंटिंग होती है। ठीक है, तो जो प्रोसेस अप्रोच है राइटिंग में, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।